स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। केवल डायग्राम हम आपको ड्रॉ करके बता पाए थे। नेक्स्ट हम लोग उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे आउटर पार्ट जो था वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसका मतलब है ये किस तरह की मेम्ब्रेन होगी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी हुई स्ट्रक्चर है, क्योंकि जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर सैप और पेरी न्यूक्लियर प्लाज्मा। इसके साथ जो इनर पार्ट है उस इनर पार्ट के अंदर की तरफ इस तरीके की जिगजैग फॉर्म पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं लेमिना या फाइब्रस लेमिना। ये फाइब्रस लेमिना जो है वो इनर पार्ट पर अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इसका साइज़ कितना होता है, तो ये देखिए डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनके बीच में जो गैप पाया जाता है दो मेम्ब्रेन के बीच में उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, और ये न्यूक्लियर पोर जो होता है ये एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर होती है, अष्टक जो है वो संरचना होती है। अभी हमने बताया कि ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसका साइज़ जो होता है इनर मेम्ब्रेन का वो होता है 7.5 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का वैल्यू होता है 1 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसका साइज़ आप देख सकते हैं कि कितनी थिन लेयर होती है। इसी तरीके से आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है 7.5 नैनोमीटर की। इसका जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है उसका साइज़ है 15 नैनोमीटर, और जो न्यूक्लियर पोर है इस न्यूक्लियर पोर का साइज़ होता है 30.100 नैनोमीटर। इसके आउटर अभी हमने बताया कि इसका फॉर्मेशन किससे होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिस्टर्नी पार्ट जो होता है इसका, उस सिस्टर्नी पार्ट से एक प्लेट लाइक फॉर्मेशन होता है, और उस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। देन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फंक्शन क्या करती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी मटेरियल है उस मटेरियल के एक्सचेंजिंग का काम करती है, पदार्थों के विनिमय का काम करती है। किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वैसे तो जो ये मेम्ब्रेन होती है इनर और है, इसमें माइक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इधर से इधर मूव कर सकते हैं। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इधर से उधर मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं या बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट हमेशा न्यूक्लियर पोर से ही होता है। वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म की तरफ जाते हैं और फिर साइटोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं। तो ये एक्सचेंजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही है एक्सचेंजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बीच में होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में होता है। नेक्स्ट, जीन कोऑर्डिनेशन बिटवीन जीन एक्टिविटी एंड साइटोप्लाज्म। तो जो जीन की क्रियाएं हैं और साइटोप्लाज्म की जो एक्टिविटीज़ है ये उसके बीच में समन्वय भी बिठा करके रखती हैं कि किस तरीके से एक्सचेंजिंग होना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ जिसे हम बोलते हैं, तो यानी केंद्रक द्रव्य। तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो किस तरीके का, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। कैसा होता है, सेमी लिक्विड होता है, अर्ध तरल होता है, ग्रेन्युलर मतलब कणीय होता है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और होमोजेनस मतलब समांगी मतलब एक ही जैसा, एक समान। उसके बाद में है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर देखिए क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये धंसा हुआ होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के समान स्ट्रक्चर होती है, लेकिन न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए न्यूक्लियस का साइज जो है वो चेंज होता रहता है।
देन इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। कुछ एंजाइम्स हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके साथ जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे रेप्लिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है। कुछ डाइपेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य या केंद्रक द्रव्य, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अगर फंक्शन की बात करें कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या काम करता है, तो फर्स्ट फंक्शन है इसका मेंटेन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ये जो सारे एंजाइम्स एक्टिविटी करेंगे, मतलब जो भी क्रियाएं करेंगे, उसको बनाए रखता है कि किस तरीके से अब कौन से एंजाइम की एक्टिविटी होना ज़रूरी है। देन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटर्स। जो भी तरकु उपकरणों का निर्माण होता है किसमें होगा? प्लांट सेल के अंदर होगा। तो जो प्लांट सेल है उसमें जो भी स्पिंडल एपरेटर्स बनते हैं ये उनके बनने की क्रिया में भाग लेता है। देन डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए का खुद से डीएनए बनाना, डीएनए की कॉपी होना। देन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए की टेम्पलेट पर किसका फॉर्मेशन होना? एमआरएनए का फॉर्मेशन होना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। एंड मोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी, सॉरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी। तो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद में होने वाली जो एक्टिविटी है वो ये आर मूव्स इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारी किस में चलती रहती है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही चलती रहती है। नेक्स्ट है हेल्प इन ट्रांसमिशन। तो जो भी पदार्थों का संचरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, वो संचरण में भी ये मदद करता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रोमेटीन। व्हाट इज़ क्रोमेटीन? देखिए, क्रोमेटीन को समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल एंड इट्स फाउंड इन द न्यूक्लियस। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो किस में पाया जाता है? ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। इट इज़ नॉट फाउंड इन द इंडिपेंडेंट फॉर्म, सो इट्स मेक अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, इसलिए ये एक जटिल प्रोटीन संरचना का निर्माण करता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटीन। तो क्रोमेटीन एक्चुअल में क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रोटीन ही है। सो द क्रोमेटीन इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। एक तरल पदार्थ है जेली के समान सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जो किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है, आरएनए का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होती है।